मेरा नाम डॉक्टर जुनैद रशीद है। मैं फ़िज़िशियन हूँ। थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड है जो गर्दन के अंदर पाया जाता है। हर बंदे के पास ये ग्लैंड होता है और इस ग्लैंड का बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये ग्लैंड जो है बॉडी का 25% मेटाबॉलिज़्म जो है वो कंट्रोल करता है। इस ग्लैंड की सिक्रीशंस जो होती है उसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चा जब लगता है बच्चादानी में जब बच्चे की ग्रोथ होती है, तो वहाँ से लेकर बिल्कुल एंड स्टेज तक ये थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस्म के हर सिस्टम पर इसका इफ़ेक्ट रहता है। इस ग्लैंड की जो तकलीफ़ें हैं, 2 तरह की हो सकती है। या तो ये ग्लैंड कम काम करेगा, या तो ये ग्लैंड ज़्यादा काम करेगा। कम करेगा तो इसको हम हाइपोथायरायडिज़्म बोलते हैं और ज़्यादा काम तो हाइपरथायरायडिज़्म बोलते हैं। और दोनों सूरतों में अगर हम देखेंगे कि जिस्म का हर हिस्सा जो है वो इससे मुतासिर होता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि इस ग्लैंड की जो सिक्रीशंस है, बॉडी के ऑलमोस्ट हर हिस्से पे उनका असर है। तो इस ग्लैंड की सिक्रीशन में अगर कुछ एब्नॉर्मैलिटी पाई जाएगी, तो जिस्म का हर हिस्सा उससे मुतासिर होगा। थायराइड ग्लैंड का कम काम करना जिसको हम हाइपोथायरायडिज़्म बोलते हैं, इसकी जो बेसिस है, तो वो ज़्यादातर ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मतलब बॉडी खुद ही अपने अंदर कुछ ऐसे जुज़ बनाती है, जिनको हम इंटरल्यूकिन बोलते हैं, जिनको हम लिम्फोकाइन बोलते हैं, या जो सेल्स होती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो सेल्स बनती है, लेकिन वो ऑटो रिएक्ट करके थायराइड ग्लैंड का ही जो है, उसका फंक्शन कम कर देते हैं और थायराइड ग्लैंड को रिप्लेस कर देते हैं विद फिब्रस टिश्यू। उसका ये मतलब हुआ कि नॉर्मल थायराइड ग्लैंड जो था, उसको सिक्रीट करना था थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स, तो इसको बॉडी ने ही खुद से कमज़ोर कर दिया। तो ये तो सबसे कॉमन कॉज़ है हाइपोथायरायडिज़्म का। फिर ये भी हमें याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस है, इस सिक्रीशन को बनाने में आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास हिमालयन बेल्ट में जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया और नॉर्थ ईस्ट हो गया। वहाँ जो सॉइल पाई जाती है, तो उस सॉइल में आयोडीन की जो मिकदार है, बहुत कम है। तो ये ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पर आयोडीन की भी डेफ़िशिएंसी है, तो ये एक दूसरा रिस्क फैक्टर बनता है, आयोडीन डेफ़िशिएंसी एरियाज़, स्पेशली हिमालयन बेल्ट में, हिंदुस्तान के अंदर। इस आयोडीन डेफ़िशिएंसी को कम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, वो आयोडीन फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया है। आप मार्केट से किसी भी कंपनी का घी लाएँगे, किसी भी कंपनी की बटर लाएँगे या आप मिल्क लाएँगे, तो उसमें लाज़िमन उस कंपनी को एट द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ही उसमें आयोडीन ऐड करना होता है। तो इसी तरह हमारा जो कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, किसी भी कंपनी का आप लाएँगे, तो इसमें जो है सोडियम क्लोराइड के साथ इनको सोडियम आयोडाइड भी ऐड करना पड़ता है। सॉइल के अंदर भी आयोडीन की डेफ़िशिएंसी है। वैसे भी आयोडीन की डेफ़िशिएंसी पैन इंडिया पाई जाती है। एक और क्लास है जिनको हाइपोथायराइड हो सकता है, वो ऐसे है कि वो बंदे जिनको गर्दन में कोई ट्यूमर थी, उसके लिए सर्जरी आई है, थायराइड ग्लैंड निकाला है, तो इनको हाइपोथायरायडिज़्म हो जाएगा। या जिनको रेडिएशंस एक्सपोज़ हुआ है चाइल्डहुड रेडिएशन टू द नेक, तो रेडिएशंस के कारण इनका थायराइड ग्लैंड जो है ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम तो 10 साल में, 15 साल में वीक पड़ जाता है और फिर इनको थायराइड की तकलीफ लग जाती है, जिसमें इनका थायराइड ग्लैंड कम काम अ, कर जाता है। हाइपरथायरायडिज़्म कंपैरेटिवली रेयरली देखा जाता है। हाइपरथायरायडिज़्म क्यों हो जाता है? हाइपरथायरायडिज़्म की जो सबसे कॉमन कॉज़ है वो है ग्रेव्स डिज़ीज़। ग्रेव्स डिज़ीज़ की भी जो बेसिस है वो ऑटो इम्यून है, जिस्म के अंदर एक एंटीबॉडी बनती है। वो एंटीबॉडी क्या करती है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, उनको पर्सिस्टेंटली स्टिमुलेट करती है। तो उसके कारण थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है और वो काम भी ज़्यादा करता है। तो ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका घेंगा हो सकता है, वो घेंगा डिफ्यूज़ होगा, दाईं जानिब भी होगा, बाईं जानिब भी ये सॉफ्ट घेंगा होगा और ये ऐसे पेशेंट्स होंगे कि जिनको भूख ज़्यादा लगती है, खाना ज़्यादा खाते हैं, फिर भी लेकिन इनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है। जिनको पसीने ज़्यादा आते हैं और जिनको कपकपाहट रहती है या जिनको डायरिया हो सकता है और उनको तो धूप हो गई या गर्मी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती है। जैसे
अगर लेडी है, घर का काम करती है तो चूल्हे के पास नहीं जा सकती है, हीटर या ब्लोवर नहीं वहाँ नहीं जाना चाहती है, तो रात को वो कंबल भी उठाएगी, तो फैन ऑन करेगी। तो ये वो पेशेंट्स हैं, जिनको हाइपरथायरायडिज़्म होता है। हाइपरथायरायडिज़्म का एक और कॉज़ है डोज़ का ज़्यादा हो जाना। जैसे किसी पेशेंट को हमने 50 माइक्रोग्राम की टैबलेट लिखी है, अब पेशेंट साल भर से हमारे पास नहीं आया है, रिक्वायरमेंट कम हो गई है, तो अब इसको 50 जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसको भी सिम्पटम्स लग जाएँगे हाइपरथायरायडिज़्म के। या अगर कोई पेशेंट है, इसको 50 हमने लिखी है, अभी 50 के बदले 75 खा रहा है, 100 खा रहा है, खुद से डोज़ बढ़ा दी, तो व उससे भी हो सकता है। हाइपरथायरायडिज़्म का एक और कॉज़ है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड नोड्यूल। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही एक एरिया ऐसा डेवलप होता है, जो एक्सेसिवली काम करता है, कंट्रोल से बाहर चला जाता है। थायराइड ग्लैंड का कंट्रोल जो है, वो दिमाग के अंदर एक ग्लैंड दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कंट्रोल करता है। तो लेकिन इस सूरत-ए-हाल में अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई एक ऐसा एरिया डेवलप हो गया, जो कंट्रोल से बाहर काम कर रहा है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मैकेनिज़्म है, उसको बायपास करके, वो कंट्रोल मैकेनिज़्म बायपास करके खुद से ज़्यादा थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ करके पेशेंट को सिम्प्टोमैटिक कर देता है। हाइपोथायरायडिज़्म जो है, ये एक ऐसी तकलीफ़ है कि इसकी सिम्पटम्स जो है, वो बहुत सटल है। तो पेशेंट को नहीं पता चल सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पेशेंट को वीकनेस होती है, लेथार्जी, कमज़ोरी, किसी काम करने में जी नहीं लगता है, पेशेंट को कब्ज़ी रहती है, पेशेंट का खून थोड़ा-सा कम हो सकता है, ऐसा लग सकता है पेशेंट को थोड़ा-सा कि मेरा वज़न बढ़ गया। पेशेंट ये भी बोलता है कि मेरा जैसे चेहरा जो है सूज गया है। तो पेशेंट को उसकी जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी ज़हानत जो है वो थोड़ी कम होती है। अगर ये लड़का स्कूल जाता है तो उसके मार्क्स कम आ सकते हैं, उसका लेसन उसको ठीक से लर्न नहीं होएगा। तो फिर जब ये प्रोफाउंड हाइपोथायरायडिज़्म बन जाता है, जब थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उस सिनेरियो में जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, पेशेंट हत्ता कि कोमा में भी चला जा सकता है, जिसको हम थायराइड कोमा या मिक्सेडिमा कोमा इसके बनिस्बत वो पेशेंट्स जिनका थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करेगा, उनकी अलामतें डिफरेंट होंगी। वो हाइपर एक्टिव होंगे, उनको थोड़ी-सी चिंता रहेगी, कँप-कँपाहट रहेगी, उनके हाथ जो है वो गीले रहेंगे, स्वेटिंग ज़्यादा होगी उनको, डायरिया हो सकता है। वो ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनका वज़न घटता है, हत्ता कि उनको भूख ज़्यादा लगती है और ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हल्की-सी टेंशन होती है। ये वो पेशेंट्स हो गए जिनको थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर दोनों कंडीशंस का तसल्ली बख्श इलाज है। अगर थायराइड ग्लैंड किसी पेशेंट का बिल्कुल ज़ीरो भी काम करता है, ज़ीरो, ठीक है ना? तो हमने उसको रिप्लेसमेंट डोज़ देनी होती है, तो वो फ़ंक्शन उसका जो है रिप्लेस किया जाता है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकता है। लेकिन ये पेशेंट अगर जो है उसको थायराइड की तकलीफ थी बचपन में, जब बंदा ग्रो हो रहा था, जब ये बच्चा ग्रो ग्रो हो रहा था और उस टाइम में पिक नहीं हुआ, आगे जाके पता चला ये तो हाइपोथायराइड पेशेंट था, तो टाइम पे पता इसका नहीं चला। तो ये ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनको फिर मेंटल इम्पेयरमेंट रहती है। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर मेडिकल साइंस के अंदर देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एज़ क्रिटिनिज़्म। क्रिटिनिज़्म उन बच्चों को कहा जाता था फ्रांस के अंदर कि जो कोई गुनाह कर ही नहीं सकते थे। इतने भोले, इतने सीधे कि उनको उनके दाएँ-बाएँ आस-पास क्या हो रहा है, उनको इससे कोई गरज, कोई मतलब नहीं थी। तो ये यही पेशेंट्स होते थे, जिनको जन्म होने के बाद ही इमीडिएटली थायराइड की तकलीफ होती थी, पता नहीं चल जाता था। बाय द टाइम उनकी जो एज निकलती थी, तो वो फिर इतने भोले, इतने सीधे कि उनसे कोई काम ले जा सकता है, तो ना वो कोई गुनाह कर ही सकते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नवजात शिशु जो है, उसका थायराइड टेस्ट किया जाए। अगर उसका उस वक़्त हाइपोथायरायडिज़्म है, वो ट्रीट किया जा सकता है और ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, तो इसकी डेवलपमेंट नॉर्मल हो जाएगी। अगर इसमें 2, 3, 4 साल तक नहीं पता चला, तो दिमाग जो है उसका टाइम चला जाता है, जितना उसने ग्रो होना था तो वो ग्रो हो जाता है। उसके बाद पेशेंट जो है उसकी इंटेलिजेंस भी कम रहेगी और उसको न्यूरो डेफिसिट्स भी रहे। अब अडल्टहुड में तो ब्रेन डेवलप हो चुका होता है सारा, तो वो अगर हाइपोथायरायडिज़्म डायग्नोज़ हो गया, उसको ट्रीटमेंट हम देते हैं।
तो पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो उसकी जितनी भी अलामतें हैं, तो वो सारी रिवर्स हो जाएँगी। ठीक, पेशेंट को बीच-बीच में एक टीएसएच टेस्ट कराना होता है, उसके अगेंस्ट हम जो डोज़ उसकी देते हैं, तो वो हम टाइट्रेट करते हैं। थायराइड ग्लैंड की जाँच जो है हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आइडियली हम कहते हैं कि कंसेप्शन से पहले एक थायराइड टेस्ट कर लीजिए। तो इसका ये कारण है कि अगर किसी पेशेंट का टीएसएच बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को पता नहीं है, तो उसके कारण ये पेशेंट जो है टाइम गँवा सकता है कंसेप्शन में। कंसेप्शन नहीं होना इसका एक वजह है कि अनएड्रेस्ड हाइपोथायरायडिज़्म। किसी पेशेंट को थायराइड की तकलीफ है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो एक वजह ये भी है कि इसको थायराइड जो है प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया है। अच्छा, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो गया, तो उस टाइम जो है थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस है, वो 50% उनका बढ़ना लाज़मी हो जाता है। कभी-कभार किसी पेशेंट का थायराइड ग्लैंड वीक होता है, ठीक है? तो हमें पता होता है कि ये पेशेंट जो है थोड़ा-सा इसका टीएसएच बढ़ रहा है, तो लेकिन उसको हम एडवाइस करते हैं, जो ही आप प्रेग्नेंट हो जाओगी या आपकी शादी हो जाएगी, आपने थायराइड टेस्ट करना और हमें एक दफ़ा फिर से मिलना है। प्रेगनेंसी में हम उनकी डोज़ जो है थोड़ा-सा बढ़ाते हैं अगर उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो एक हल्की-सी डोज़ दे देते हैं। थायराइड टेस्ट का करना प्रेग्नेंट लेडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक। फिर नवजात शिशु में जैसे मैंने आपको बोला, फ़ॉरेन में तो ये रूटीन प्रैक्टिस है, जो ही वहाँ बच्चा पैदा होता है, तो हील को पंक्चर किया जाता है। वहाँ से जो ब्लड निकलेगा, बेबी की जो हील ईडी जो है, तो उसमें उसको थायरॉक्सिन लेवल देखी जाती है, टीएसएच देखी जाती है। यहाँ पर जो हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, वो आते हैं फॉर रूटीन चेकअप। वो ओपीडी में बोलेंगे थकावट है, तो कमज़ोरी है, काम नहीं किया जा सकता है, तो उनको हम थायराइड टेस्ट मँगवाते हैं और थायराइड वहाँ से उनको पता चल जाता है कि उनको थायराइड की तकलीफ़ है।